हेलो स्टूडेंट्स, एक बार आपका फिर से स्वागत है बुंदेलखंडी फिजिक्स गुरु चैनल में। और आज हम बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले हैं, व्हीटस्टोन सेतु की। बहुत ही ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मान के चलिए। लेकिन उसके पहले हमने जो आपको लास्ट लेक्चर में कहा था कि हम कल आपको किरचॉफ्स के सेकंड लॉ यानी क्लोज्ड सर्किट लॉ पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स कराएंगे, तो थोड़ा सा उसको देख लेते हैं, क्योंकि अगर आप उसको नहीं सीखेंगे तो फिर आपको ये पूरे चैप्टर में बड़ी दिक्कत होने वाली है। और ये माने चलिए मैं जो न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कराने वाला हूँ, ये आपके कई बार बोर्ड में आपके रिपीटेड क्वेश्चन है। सो मैंने 2 क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट लिखे हुए हैं जो कि आपके किरचॉफ्स के सेकंड लॉ पर बेस्ड है, ये उन्हीं की हेल्प से होंगे। तो हमें इन दिए गए क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, I1, I2 और I3 की वैल्यू पता करनी है, ठीक है। अगर आप इसको सॉल्व कर लेते हैं, पूरा का पूरा क्वेश्चन देख लेते हैं, तो आपका जो किरचॉफ्स का जो सेकंड लॉ था वो पूरा का पूरा क्लियर हो जाए और इस फिर पूरे चैप्टर में कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, ठीक है। तो बने रहिएगा मेरे साथ, मैं इस क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, आप समझिएगा इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको करंट की डायरेक्शन माननी है। क्वेश्चन हमारा ये है कि इन द गिवन फिगर्स, दोनों में ही, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ I1, I2 एंड I3। I1, I2 और I3 की आपको वैल्यू पता करनी है, ठीक। तो I1, I2, I3 निकालने के लिए मैंने आपको कल जब मैं सेकंड लॉ बता रहा था तो वहां पर मैंने कुछ इस तरीके के एरो बना रहा था, मुझे लगता है शायद वो आपको समझ में नहीं आया था। तो मैं उनको बेसिकली सबसे पहले उनकी बात करना चाहूंगा, ताकि आप इस अपने डाउट को निकाल के अलग कर दें और आपको ये चैप्टर काफी आसान लगने लगे। देखिए, सबसे पहले तो करंट की डायरेक्शन कैसे लेते हैं, हमेशा प्लस से माइनस की ओर लेते हैं। तो अगर इस वाले सर्किट में देखेंगे तो यहाँ पर करंट मैंने I1 इधर मान ली, ए बी प्लस ए माइनस, तो इससे करंट I2 इधर मान ली, ठीक है। अब I1 इधर भी जा रहा है और I2 जरा इसका कुछ आप नेमिंग कर लीजिए, कुछ नाम लिख दीजिए इसको। ए हो गया, ए बी हो गया, ए सी हो गया, ए डी, ए ई और ए एफ, ठीक है। तो जरा सबसे पहले शुरुआत कहाँ से करेंगे आप, इसमें आपको डायरेक्शन का विशेष ध्यान देना है। तो आप अपने हिसाब से किसी भी करंट के लॉन्ग एक लाइन खींच लीजिए। आप कहीं से इसके लॉन्ग या इसके लॉन्ग, चाहे जिसके लॉन्ग खींच लीजिए। मैंने ऊपर वाले के लॉन्ग खींच लिए, इधर करंट जा रही तो मैंने एरो भी साथ बना लिया, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, इस लाइन को जैसे जहां से शुरू हुआ है ना, घुमा फिरा के उसी जगह तक लाना है, यानी बंद करना है। तो क्या करोगे, पहले क्या ऊपर जाओगे ना, भाई हमारी करंट नीचे आ रही है तो बेटा कहां से ऊपर चले जाएंगे ना, तो बिल्कुल क्या करेंगे, इसको तुरंत आप नीचे लाएंगे। करंट कहाँ आएगी, ऐसे नीचे तो आएगी। अब हम तो केवल किसकी बात करने वाले, ए बी सी एफ ए की बात करने वाले हैं। तो अभी बंद होने के लिए हमें इसको कहाँ घुमाना पड़ेगा, इधर की ओर घुमाना पड़ेगा। फिर कहाँ ले जाना पड़ेगा, इसको ऊपर की ओर ले जाना पड़ेगा। इतनी बात समझ पा रहे हैं? आप अपनी तरफ से लाइन खींच सकते हैं। तुमने कहा सर हम ऐसे नहीं खींचेंगे, हम ऐसे नहीं खींचेंगे भाई। तुमने कहा सर हम ऐसे नहीं खींचने वाले हैं, हम नीचे वाले के हिसाब से खींचेंगे। इसमें भी तो I2 ऐसे, तो बेटा इसके हिसाब से खींच लो, I2 के हिसाब से खींच ली। अब बंद करना है ऊपर वाले डिब्बे को, तो कैसे करोगे, इधर जाओगे, फिर इधर जाओगे, फिर नीचे आओगे। तो जो सही लगे आप उस हिसाब से बंद कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ये मत करना कि सर हमने पहले इधर खींची, अब इसके साथ तुम खींच रहे हो, और फिर इधर खींची और फिर इधर खींची, तो फिर वो बात गलत हो जाएगी। आप जिस लाइन के लॉन्ग चलें उसी के लॉन्ग आपको इस जो आपका बॉक्स है उसको क्या करना, बंद करना है। क्योंकि आप क्लोज्ड सर्किट की बात कर रहे हैं, तो इस तरीके से आपके क्लोज करने की कोशिश करना है, ठीक है। सो आप जैसे चाहें वैसे पहले लाइन खींच लीजिए। मैं आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप इसके न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करेंगे। और अगर बेटा इतना समझ गए तो फिर इसके बाद पूरा का पूरा चैप्टर आसान लगने वाला है। सबसे ज्यादा दिक्कत यही होती है, ठीक है। सो मैं उसी पहले की तरह ही खींच ले रहा हूँ कि भाई I1 इधर जा रही है, तो मैंने I1 के लॉन्ग लाइन खींची। अब बंद करना है, तो बंद करने के लिए पहले नीचे लाएंगे, फिर इधर लाएंगे, और एरो बनाते जाना जैसे जैसे लाइन खींचना, और फिर कहाँ ले जाओगे, ऊपर की ओर ले जाओगे, ठीक। नीचे वाले में जो तुम्हें सही लगे वैसे कर लो। I3 यहाँ पर आ रही है तो I3 इधर जाएगी, इधर फिर से आपकी I1 हो जाएगी, इधर आपकी I2 आ जाएगी। तो इसमें क्या करोगे, इसमें I2 के हिसाब से ऐसे लाइन खींच लो। तुमने कहा ऊपर चले जाए ना बेटा, ऐसा बिल्कुल नहीं। ऊपर कहाँ जाओगे, ऊपर थोड़ी बंद हो जाएगा। ये कहाँ आ रहा, नीचे आ रहा, तो इसको नीचे लाओ, इसको नीचे लाए, फिर इधर बंद करना है, तो बंद करने के लिए कहाँ जाओगे, ऊपर, ठीक। तो आपके पास यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 2 लूप बने हैं क्लोज्ड, एक बना A B C F A और दूसरा क्लोज्ड लूप बना C D E F C। तीसरा भी एक लूप बना है, एक पूरा भी मान सकते हैं, A B D E A। A भी तो एक क्लोज्ड लूप ही है। सो हमें क्या निकालना, हमें I1 I2 I3 की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले जो हम कर सकते हैं उसको देख लेते हैं। अगर आप पॉइंट C पर बात करें, इस पॉइंट C पर, एट पॉइंट C, तो पॉइंट सी तुम्हें कैसा लग रहा है, ये जंक्शन पॉइंट है बेटा। किरचॉफ का फर्स्ट लॉ देखिए, वहां पर जंक्शन की हमने बात की थी। तो यहाँ पर देखिए 2 लाइन आ रही हैं,
दो करंट आ रही I1 और I2, जा कहाँ रही है, इधर I3 पर। तो हम क्या पढ़े थे किरचॉफ का फर्स्ट लॉ, रिपीट करिए मेरे साथ। मैंने बताया था कि किसी भी जंक्शन पॉइंट पर जितनी करंट आती है वहां से जाने वाली करंट की वैल्यू भी उतनी ही होती है, या ऐसे कहते हैं किसी भी अलजेब्रिक सम पर आने वाली करंट का मान जाने वाली करंट के बराबर होता है। तो आने वाले तो देख रहे हैं I1 और I2 है, लेकिन I3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, I3 बराबर हो जाएगा किसके, अरे इन दोनों के सम के आने वाले के बराबर, क्या हो जाएगा I1 प्लस I2। ठीक है, तो अब इसके बाद अब आप दो लूपों की बात कर लीजिए किन्हीं भी। सबसे पहले ऊपर वाले की बात कर लेते हैं। एट पॉइंट सी पर आप क्या देख पा रहे हैं कि जो आपकी I3 थी वो किसके इक्वल हो गया, I1 प्लस I2 के इक्वल हो गया। ठीक है, इसको आप चाहे तो इक्वेशन अपनी मान लीजिए, और नहीं तो यहाँ पर आपने लिख दिया तो कोई जरूरी नहीं है, है ना। थोड़ा सा मैं इसको हल्का सा सॉर्ट आउट करना चाहूँगा। तो पहले आप क्लोज्ड सर्किट ऊपर वाला ले लीजिए। कौन सा आपका क्लोज्ड सर्किट, ऊपर वाला, जिसका नाम क्या है, इन क्लोज्ड सर्किट। नाम क्या है, A B C F, बंद नहीं हुआ, A क्या, A B C F, A B C F। अब बंद करने के लिए फिर से वापस A पर जाइए। ठीक है, अब इन क्लोज सर्किट A B C F है, में आप क्या लगा रहे हैं, फ्रॉम किरचॉफ सर्किटल लॉ, है ना, किरचॉफ के परिपथीय नियम से या किरचॉफ के द्वितीय नियम से, फ्रॉम KCL। ठीक है, सो क्या हो जाएगा आपका, मैंने क्या बताया था किरचॉफ का नियम, किरचॉफ ने ये बताया था सेकंड नियम में कि जो करंट फ्लो हो रही है उसके करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट। तो I1 करंट किसके साथ फ्लो हो रही है, 1 रेजिस्टेंस के साथ। ठीक है, करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस और करंट के प्रोडक्ट का अलजेब्रिक सम। तो अभी जरा नीचे जाइए, अभी सारी करंट्स की बात नहीं हुई इस क्लोज सर्किट में। जब यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ कोई रेजिस्टेंस है नहीं। जब आप इसमें जाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ क्या देख रहे हैं, आपकी करंट I2 कहाँ आ रही है, इधर आ रही है, देख रहे हो ना, ये आपकी I2 आ रही है, इसके हिसाब से I2 कहाँ आ रही है, इधर आ रही है। और आपका जो A लाइन इंडिकेट कर रहा है वो कहाँ कर रहा है, इधर। इन दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, दोनों एक दूसरे के अपोजिशन में है, तो साइन क्या लगा दीजिए, माइनस। इतनी बात बस बेटा समझ लीजिए कि कब प्लस लगाना कब माइनस। ये तो समझ पा रहे, सबसे पहले आपको रिंग टाइप की बनानी है, चाहे जैसे बना लीजिए, किसी एक के हिसाब से डायरेक्शन ले लेंगे और बाकी फिर डिब्बे को बंद करना है। फिर इसकी डायरेक्शन देखना, इसके और इसकी डायरेक्शन सेम है तो प्लस हो गया। I2 आपके इधर आ रहा और इधर जा रहा, तो डायरेक्शन अपोजिट है, तो मैं तुरंत माइनस लगा दिया। और फिर क्या, फिर करस्पॉन्डिंग करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट, यानी I2 का मल्टीप्लाई किससे, 1 से। इतनी बात समझ पा रही है क्या है, किरचॉफ ने यही तो बताया था कि किसी भी क्लोज्ड सर्किट में फ्लो होने वाली करंट और उसके करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस का जो प्रोडक्ट होगा, और फिर उसके अलजेब्रिक सम का मतलब क्या, डायरेक्शन को देखते हुए करने पर वो किसके इक्वल आएगा, उस क्लोज्ड सर्किट में जितनी भी सेलें जुड़ी हुई हैं उनके ईएमएफ के अलजेब्रिक सम के बराबर आएगा, है ना। तो यहाँ पर देखो ऊपर 3 जुड़ी, नीचे क्या जुड़ी, 5। तो देखो प्लस से प्लस जुड़ा है, तो प्लस से प्लस जुड़ा हो गया तो क्या करंट जाएगी, किसी में एक दूसरे अपोजिट हैं, प्लस से प्लस जुड़ेगा, माइनस से माइनस जुड़े तो एक दूसरे के अगेंस्ट हो जाएंगे, दूसरे रिपल्सन मतलब एक दूसरे अगेंस्ट वर्क करेंगे। तो आप यहाँ पर क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। ठीक है ना, ये 3 है और ये क्या 5 है, तो जिसको पहले लिखा 3 वाले को पहले और 5 वाले को बाद में। तो क्या होगी आपकी पहले इक्वेशन बन गई I1 माइनस I2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 2। अच्छा, आपको क्या क्या वैल्यू पता करना है, I1 I2 और I3 की। अगर I1 और I2 पता चल जाए तो I3 तो अपने आप पता चल जाएगा। I3 कितना है, I1 प्लस I2 के बराबर है। तो आपको क्या पता करना है, मेनली I1 और I2 पता करना है। दो वेरिएबल है I1 और I2, तो आपके पास दो इक्वेशन होनी चाहिए। तो एक इक्वेशन आपको पहले वाले लूप से मिल गई, समझ पाना कैसे, एक बंद करना आना चाहिए, किसी भी एक करंट के लिए आप लाइन खींच लीजिए, फिर बंद करने के लिए जैसे घुमा सकते वैसे घुमाइए, बस गलती ना करिए। मैंने और सेम चीज ऊपर नीचे की, तो आप एक लूप से एक इक्वेशन मिल गई। अब नीचे वाला लूप ले लेते हैं, है ना। सो फिर से इसमें इन क्लोज्ड सर्किट, फिर से हम एक बार क्लोज्ड सर्किट के यूज करें, इन क्लोज्ड सर्किट, बंद परिपथ में। इन क्लोज्ड सर्किट, कौन सा क्लोज्ड सर्किट है, C D E F C। इन क्लोज्ड सर्किट C D E F, नीचे वाले को ले रहे हैं C D E F, बंद करिए C पर। फिर इसमें वही देख लीजिए क्या है, करस्पॉन्डिंग करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट। तो देखिए जरा, I2 का मल्टीप्लाई किससे, 1 से, डायरेक्शन तो ठीक है, हाँ भाई ये इधर आ रहा है, ये भी इधर आ रहा है, तो ठीक है, I2 into 1। अब जरा इधर देखिए I3 कहाँ जा रहा है, इधर ही तो जा रहा है I3, देखो ये बनाया है,
एरो आप देखिए मैंने बताया तो शुरुआत में एरो कैसे बनाना है प्लस माइनस के हिसाब से, तो जब यहाँ जा रहा तो यहाँ तो फिर इसी तरफ ही करंट जाएगी, जब दोनों आ रहे तो इधर ही तो जाएगी। ठीक है, तो I3 की डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन एक ही है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा I3 और करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस कौन है उसका 2, और फिर जितनी भी सेल जुड़ी है उन सब का आपका क्या करना है सम करना है, अलजेब्रिक सम। तो यहाँ एक ही जुड़ी तो प्लस माइनस की बात ही नहीं, एक सेल का ईएमएफ कितना है 5 वोल्ट में लिख दिया। तो आपकी वाली इक्वेशन क्या आ जाएगी, आप चाहे तो I3 की वैल्यू पुट कर दीजिए, सिंस I3 इक्वल टू क्या है आपका I1 प्लस I2, कैसे आया था एट पॉइंट सी पर क्या लगाया था जंक्शन ला लगा दिया था। किरचॉफ का जो फर्स्ट लॉ है उसका दूसरा नाम भी है क्या जंक्शन लॉ, किरचॉफ का जो सेकंड लॉ उसे क्या कहते हैं क्लोज्ड सर्कुलर लॉ भी कहते हैं। ठीक है, सो जंक्शन लॉ लगा दिया तो I3 की जगह क्या कहते हैं I1 प्लस I2, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए I3 की जगह, तो क्या आ जाएगा I2 तो I2 रहेगा, इसमें 2 टाइम्स ऑफ I3, तो 2 टाइम्स ऑफ I3 की जगह कितना I1 प्लस I2, इसको चाहे तो आप कोई इक्वेशन मान लीजिए 1 था, इसको आप 2 मान लीजिए भाई, तो 2I3 की जगह के लिए I1 प्लस I2 इक्वल टू कितना 5, तो कितना हो जाएगा ये हो गया आपका I2 प्लस क्या हो गया 2I1 और प्लस क्या हो जाएगा 2I2 इक्वल टू कितना 5, I1 वाले ऐड हो जाए I2 तो 2I1 तो 2I1 ही रहा, I2 प्लस 2I2 क्या हो जाएगा 3I2 हो जाएगा बेटा, और ये कितना हो जाएगा 5। तो इस तरीके से आपके पास दो इक्वेशन मिल गई। अब मुझे लगता है इस और इस इक्वेशन को सॉल्व करके आपको I1 और I2 की वैल्यू निकालना काफी आसान हो जाएगा, अब कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं किसी एक टर्म को इक्वल कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए I1 है तो या तो 2I1 के बराबर कर लीजिए तो 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, या 3I2 के बराबर कर लीजिए तो 3 का जो करना हो, ठीक है तुम्हारी मर्जी है। मैं इक्वेशन इसमें क्या कर रहा हूँ मैं I2 को बराबर कर रहा हूँ। ठीक है, तो इक्वेशन 3 मैं I2 को बराबर है करने जा रहा हूँ, तो I2 जब बराबर हो जाए तो माइनस के प्लस का तो क्या करना पड़ेगा मुझे साइन अपोजिट नहीं करनी पड़ेगी, प्लस कर देना होगा। इक्वेशन 3 में प्लस कर रहा हूँ किसको इक्वेशन फर्स्ट को, लेकिन किसका मल्टीप्लाई करना है इक्वेशन फर्स्ट में I2 को बराबर करने के लिए 3 का, तो जरा लिख लीजिए वैल्यू, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करिए, पहले इक्वेशन 3 लिख लीजिए, ये क्या आपका 2I1 प्लस 3I2 इक्वल टू कितना 5। अब नंबर है इक्वेशन 1 का 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद कितना हो जाएगा, समझ पा रहे मैंने 3 से मल्टीप्लाई क्यों किया ताकि कोई एक टर्म इक्वल हो जाए। 3I1 माइनस है तो यहाँ पर साइन क्या रहेगा माइनस, क्या हो जाएगा 3I2 इक्वल टू कितना 3 2 जा माइनस का 6। ठीक है, अब देखो ये तो अपने आप कैंसिल हो रहा, तो साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये वाला आपका टर्म क्या हो जाएगा खुद ही कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा 2I1 प्लस 3I1 कितना हो जाएगा 5I1, ये प्लस का 5 माइनस का 6 माइनस का 1, तो I1 की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का 1/2 यानी 0.5 एम्पीयर। मैंने बताया था करंट की डायरेक्शन आप अपने हिसाब से मान के चलिए, कोई जरूरी नहीं कि सर हम चाहे सर जो मान ले चाहे जो मान लो, अगर तुमने गलत माना है तो साइन माइनस का आ जाएगा, यहाँ माइनस का रहा ना, माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि जो I1 करंट है इधर नहीं फ्लो होगी, वो इधर की ओर फ्लो होगी बस। और वैसे भी आप देख रहे हैं ये बड़ी बैटरी है 5 वोल्ट की और ये आपकी छोटी बैटरी कितनी 3 वोल्ट की, तो जिसका वोल्टेज ज्यादा है ज्यादा वाले से कम की तरफ करंट फ्लो होगी, यानी 5 वेक्टर से I1 की 3 की तरफ जाए ना कि 3 की तरफ से। लेकिन हमने मान लिया भाई अपने सॉल्व करने के लिए, तो आपका I1 कितना आ गया 1/2 एम्पीयर, लेकिन साइन किसका है माइनस का, यानी जो हम डायरेक्शन मान रहे हैं वो उसके अपोजिट होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं होता। यहाँ डायरेक्शन की बात नहीं थी, हमें केवल क्या बताना था इसकी वैल्यू बतानी थी, तो कितना आ गया माइनस का 0.5 एम्पीयर। I1 पता चल गया है, कहीं भी पुट कर दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए, I1 पता चल गया तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए, फ्रॉम फर्स्ट I1 की वैल्यू कितनी आई है माइनस का 1/2, I2 आपको निकालना है इक्वल टू माइनस का 2, तो माइनस का I2 इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस का 2 प्लस का 1/2, माइनस का 2 प्लस 1/2 तो कितना आ जाएगा माइनस का 3/2, ये माइनस I2 की वैल्यू माइनस माइनस क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो जो आपका I2 आ गया वो कितना आ गया 3/2 एम्पीयर आ गया, I2 निकल आया। तो हमने कहा अब सर I3 भी निकालना है, तो बेटा इक्वेशन सेकंड में पुट कर दो, सो फ्रॉम सेकंड I3 इक्वल टू कितना था आपका
I1 प्लस I2 था, I1 की वैल्यू आई थी -1/2 और I2 आया आपका +3/2, तो जो आपका I3 आ जाएगा वो आ जाएगा बेटा 1 एम्पियर आ जाएगा, वो भी किसका +1। तो इस तरीके से आपने क्या किया है, सारे के सारे आपने क्वेश्चन सॉल्व इस तरीके से आपने I1 I2 3 इनकी निकाल लिया। ठीक है, समझ पा रहे हैं? मुझे लग रहा है बेहद आसान सा, बस आपको इस चीज को ध्यान देना है कि हमें ये एरो कैसे बनाना, साइन कैसे लेना, बस उसके अलावा बेटा कुछ नहीं है। चलो नहीं समझ पाए तो एक बार मैं फिर से इसमें कोशिश कर रहा हूँ, बाकी उसको इस तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है, मैं इसको हटा दे रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि बेशक आप समझ पा रहे हैं, अगर फिर भी थोड़ा सा डाउट है तो एक बार फिर से पूरी प्रोसेस उस वाले क्वेश्चन में अप्लाई करने वाला हूँ, सेकंड वाले क्वेश्चन में, तो आप कोशिश करिए इसमें फिर से फोकस करने की और फिर से इस क्वेश्चन को खुद से एक बार रिपीट कर लीजिएगा। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में अक्सर रिपीट होते हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, और अगर आप कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो वैल्यू भले ही चेंज कर दे, फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत है कॉन्सेप्ट समझने तक की, तो थोड़ा सा सब्र बरतिएगा। ठीक है, मैं इसको हटाता हूँ बेटा, समझ पा रहे होंगे आप इसको। और उसके बाद हमें बहुत ही जरूरी बात करनी है किसकी, व्हीटस्टोन प्रिंसिपल की, व्हीटस्टोन ब्रिज की बात करनी है, जो काफी आपके लिए जरूरी है। तो पहले बात कर लेते हैं इसकी। तो जरा इसमें आप अपने हिसाब से एरो बनाइए, मैंने आपको बताया था एरो आप ही को बनाना है। ए प्लस है, इसमें करंट तो इधर ही जाएगी, मैंने बनाया हुआ I2 इधर की ओर जा रही है। ठीक है, ए प्लस है, तो इसमें आप चाहें तो जो करंट की डायरेक्शन है वो आप ऐसे भी मान सकते कि या तो इधर की ओर जा रही है, इधर की, जैसी मर्जी, आपसे उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। कोशिश करते प्लस से दूर ले जाने की, तो ये आपका हो गया आपका I1। ठीक है, I2 इधर से गया, I1 इधर से गया, दोनों इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा I3, और I3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी पता है कितनी होगी, आने जितनी जाएगी वो किसके बराबर होगी, आने वाले के बराबर होगी, नहीं हो जाएगा I1 प्लस I2। ठीक है, अब जरा क्लोज्ड करने की कोशिश करते हैं। करंट कहाँ नहीं नीचे, तो आपने इसके हिसाब से लाइन खींच ली भाई नीचे। ट्रायंगल बनाया ना, तो ट्रायंगुलर शेप बनाओ, इधर ले जाओगे और फिर इधर ले जाओगे। ठीक है, इसमें क्या करोगे, इसमें करंट कहाँ नहीं नीचे, तो इसमें आप पहले नीचे की ओर बना लीजिए और फिर कहाँ जाएगा, इधर, इधर बना लीजिए, फिर कहाँ जाएगा, इधर। लो भाई बन गया। ठीक है, अब जरा देख लीजिए दोनों ही क्लोज सर्किट में। तो पहले किस में देख लेंगे, इन क्लोज्ड सर्किट, कौन सा क्लोज सर्किट है, BCDB है ना। क्लोज सर्किट कौन सा है आपका, BCDB है ना। क्या होता है रूल्स, करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस और करंट मल्टीप्लाई, तो मैंने यहाँ करंट क्या मानी I2 और उसके साथ वाला रेजिस्टेंस क्या 1, और डायरेक्शन आप देख पा रहे हैं दोनों की क्या मैच कर रही है, तो क्या हो जाएगा 1 × I2। अब ये कहाँ जा रहा, ऊपर जा रहा, तो ये भी ऊपर जा रहा, कोई दिक्कत नहीं, प्लस साइन लगा दीजिए, प्लस लगा दिया। करंट की वैल्यू कितनी है I3 और उसका करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस क्या 2, इक्वल टू कितनी सेल लगी, यहाँ तो एक ही सेल लगी तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 लिख दीजिए, प्लस माइनस कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये पहली इक्वेशन आ जाएगी I2 और प्लस हो जाएगा 2I3 इक्वल टू हो गया 1। इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए। ठीक है, ठीक है ना, इतना तो समझ पा रहे हैं ना। आप चाहे तो I3 को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, यहाँ पर भी वही बात है ना, सिंस चाहो तो इसको सब्स्टिट्यूट कर दे रहा हूँ I3 को। I3 कितना है, सिंस I3 कितना है आपका, जंक्शन लॉ से I1 प्लस I2 के बराबर होगा, है ना। इसको आप चाहे तो फिर से एक इक्वेशन मान सकते हैं, इसको अलग ही कर लीजिए पहले क्योंकि इसकी भी जरूरत पड़ेगी ना। एट पॉइंट D फ्रॉम जंक्शन लॉ, संधि के नियम से, जंक्शन लॉ जो आपका I3 हो जाएगा कितना हो जाएगा, I1 प्लस I2 के इक्वल हो जाएगा बेटा। ये आपकी होगी इक्वेशन 1। ठीक है, I3 की वैल्यू पुट कर दीजिए, समझ पा रहे हैं। I3 की वैल्यू कैसे आ गई, इधर से I2 गया, उधर से I1 आया, तो इस पॉइंट पर जितनी करंट आ रही कितनी आ रही, I1 I2 जाने के बराबर होगी। ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा आपका I2 प्लस 2, I3 की जगह कितना हो जाएगा, I3 की जगह हो जाएगा I1 प्लस I2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। तो ये क्या हो जाएगा आपका I2 2I1 और प्लस 2I2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। तो 2I2 और I2 कितना हो जाएगा 3I2 और प्लस 2I1 इक्वल टू कितना 1। इसको आप चाहे तो इक्वेशन क्या मान लीजिए, ये होगी आपकी इक्वेशन 2। ठीक है, अच्छा
तो ये तो आपने इस वाले सर्किट की बात कर ली, चलो एक और सर्किट की बात कर लीजिए, क्योंकि आपको I1 I2 पता चल जाए तो I3 खुद ही पता चल जाएगा। दो वेरिएबल तो दो इक्वेशन की जरूरत है आपको, ठीक है। सो अब आप बात कर लीजिए अगेन इन क्लोज्ड सर्किट, अगेन इन क्लोज्ड सर्किट। कौन सा क्लोज सर्किट? बी डी ए बी जो लिखना हो, या ए बी डी ए जो लिखना हो, या बी ए बी बी बस बंद करना है ना। इन क्लोज्ड सर्किट कौन सा? बी से गए ए पर, ए से गए डी पर, और डी से फिर कहाँ गए? बी पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए, I1 डायरेक्शन मैच है, प्लस मल्टीप्लाई किससे? करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस कितना? 1। क्या हो जाएगा? 1 × I1, ठीक है। नीचे आया, इसके बाद हमारी डायरेक्शन इधर जा रही है, ये भी इधर ही जा रहे हैं, देखो हमने भी इधर क्यों बनाया, इसका भी इधर ही है, तो क्या हो जाएगा? प्लस I3 का मल्टीप्लाई किससे? 2 से, हो जाएगा 2I3। और सेल यहाँ पर एक ही लगी तो कुछ ज्यादा सोचना है नहीं, कितना हो जाएगा? 2 के इक्वल हो जाएगा। I3 की वैल्यू पुट कर दीजिए फ्रॉम 1, जैसे यहाँ पर पुट कर दिया था फ्रॉम 1, वैसे यहाँ पर पुट कर दीजिए फ्रॉम 1। I1 तो I1 रहा है, I1 × 1 क्या हो जाएगा? I1 ही रहेगा, प्लस 2 I3 जाए कितना हो जाएगा? I1 प्लस I2 हो जाएगा, ठीक है। और इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर? 2। यहाँ क्या हो जाएगा? I1 प्लस 2I1 कितना हो गया? 3I1, और प्लस क्या हो जाएगा? 2I2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2, ठीक है। इसको आप मान लीजिए कौन सी इक्वेशन है आपकी? 3, ठीक है। तो आपके पास देखिए I1 और I3 की इक्वेशन आ गई, अब इनको सॉल्व कर लीजिए एलिमिनेशन मेथड से, है ना। सो क्या करेंगे, किसी एक टर्म को इक्वल करना पड़ेगा, तो इसमें 2 को मल्टीप्लाई कर दिए 6 हो जाएगा, और इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दिए, ये भी क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, ठीक है। तो कर दीजिए, इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसका? I1 को इक्वल करना चाहता, तो I1 के साथ इधर जो मल्टीप्लाई है इसमें कर दीजिए 3, और साइन एक जैसे हैं तो आपको अपोजिट करना पड़ेगा, माइनस करना है। इक्वेशन 2 में किसका मल्टीप्लाई कर दीजिए? 2 का। इक्वेशन 3 में मल्टीप्लाई करते हैं किसका? हम 2 का। जब 3 का मल्टीप्लाई करें इधर क्या हो जाएगा? 3 2 जा 6I1, 3 2 जा 6I1 प्लस 3 3 जा 9I2 इक्वल टू 3। यहाँ पर आप किसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 2 का इक्वेशन 3 में, तो 2 3 जा क्या हो जाएगा? 6I1, और प्लस 2 2 जा 4I2 इक्वल टू 2 2 जा 4। सब साइन इक्वल है तो माइनस कर दीजिए भाई, माइनस कर देंगे जब आप, तो क्या हो जाएगा? ये वाला आपका प्लस है ऊपर वाला, और ये क्या है आपका नीचे वाला? माइनस। प्लस का 9 माइनस का 4 क्या हो जाएगा? प्लस का 5I2, 3 माइनस 4 माइनस का 1, I2 इक्वल टू कितना आ गया? माइनस का 1/5 एम्पियर। I2 आ गया, पुट कर दीजिए भाई, किसी भी इक्वेशन पुट कर दीजिए, आप पहली वाली इक्वेशन पुट कर दीजिए, सेकंड में पुट कर देते हैं। सो फ्रॉम सेकंड क्या हो जाएगा? 2I1 प्लस क्या हो जाएगा? 3 तो 3 रहेगा भाई। I2 की वैल्यू आपने पता कर ली, कितनी आई I2 वैल्यू? माइनस की 1/5I है, और इक्वल टू क्या है बेटा? 1 है। I1 निकाला तो जो सब है वो सब कहाँ ले जाएंगे? दूसरे डायरेक्शन में ले जाएंगे। ये प्लस माइनस, माइनस का 3/5 उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। सो 2I1 इक्वल टू हो जाए 1 तो बन रहा है इधर, ये माइनस का 3/5 उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस का 3/5। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 2I1 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2I1 इक्वल टू आ जाएगा, क्या आ जाएगा? 5 + 3 8/5। तो I1 कितना हो जाएगा? 4/5 एम्पियर हो जाएगा बेटा। आपको अब बेटा I1 और I2 की वैल्यू पता चल गई है, सो पुट कर दीजिए इक्वेशन फर्स्ट में, I3 आ जाएगा, है ना। फ्रॉम फर्स्ट क्या हो जाएगा? I3 इक्वल टू हो जाएगा I1 कितना? 4/5 प्लस I2 कितना? I3 प्लस इतनी तो था, तो I2 वैल्यू कितनी आई है? माइनस की 1/5। तो 4/5 माइनस 1/5 कितना हो जाएगा? 3/5, यानी I3 कितना हो जाएगा? 3/5 एम्पियर, चाहो तो इसको लिख सकते 0.6 एम्पियर। इस तरीके से आपने क्या किया? I1, I2, I3 के
वैल्यू निकाल ली। बस दिक्कत ये है कि आप जो लूप बना रहे हैं इन लूपों को बनाना सीख लें और डायरेक्शन को देखना सीख लें। बस यही था आपका किरचॉफ का सेकंड लॉ। किरचॉफ का सेकंड लॉ को ही मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए क्वेश्चंस को कराया, और वैसे भी क्वेश्चन आपके वेरी इंपॉर्टेंट है। आप कुमार मित्तल बुक से क्वेश्चन है, आप चाहे तो वहाँ पर इनके और भी ढेर सारे पार्ट हैं जिनको सॉल्व कर सकते हैं अगर आप अपना कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर करना चाहते हैं तो। ठीक है, आप अपने मेन टॉपिक पर लौट के आते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है आपका व्हीटस्टोन सेतु और व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत। ठीक है, सो इसको मैं हटा देता हूँ। अगर आपको बेटा थोड़ा सा भी डाउट है तो एक बार खुद से भी सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, तो बेशक मुझे लगता है बहुत अच्छे से आप समझ जाएंगे। ठीक है, मैंने अपनी पूरी कोशिश की है। अगर आपको अब भी डाउट रहता तो या और ज़्यादा न्यूमेरिकल्स करना चाहते हैं तो आप कमेंट में मुझे लिख दीजिए, तो मैं इस पर अलग से आपके इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स करवा दूंगा। और अगर आपकी भाई नहीं इंटरेस्ट है तो फिर मैं नहीं करवाऊंगा अलग से न्यूमेरिकल्स। नहीं तो मैं सच बताऊं तो न्यूमेरिकल्स पर मैं बहुत ही ज़्यादा फोकस करता हूँ। न्यूमेरिकल्स ही आपके फिजिक्स में बहुत ज़रूरी होते हैं। ठीक है, थ्योरी तो आप किसी भी लेक्चर या वीडियो में आप देख लेंगे। तो अगर आप कमेंट करते हैं और मेरे पास ऐसे 8-10 लोग होते हैं जो कम से न्यूमेरिकल्स में इंटरेस्ट रखते हैं, तो फिर मैं इसके सारे के सारे न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। तो आज का बेटा हमारी बात होनी किसकी, व्हीटस्टोन की। तो व्हीटस्टोन आपके इंग्लैंड के प्रोफेसर थे और उन्होंने क्या किया, 4 रेजिस्टेंस लिए और 4 रेजिस्टेंस थे तो उनको 4 अलग अलग साइड लगा दिया और एक क्वाड्रिलेटरल बनाया। क्या बनाया देखें, 4 रेजिस्टेंस लिए इस तरीके से और 4 रेजिस्टेंस को इस प्रकार से जोड़ा कि क्या बन जाए, क्वाड्रिलेटरल बन जाए इस तरीके से, है ना। इस तरीके से हमने क्या किया, 4 रेजिस्टेंस को जोड़कर एक क्वाड्रिलेटरल बनाया। 4 रेजिस्टेंस तो चारों को हमने क्या किया, 4 साइड में जोड़ दिया, तो इस प्रकार से क्या बन जाएगा, आपका क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। ठीक है, इस रेजिस्टेंस को नाम देता हूँ, ये मान लीजिए P है, ये Q है और ये R है और एक क्या है आपका S है। नाम दे दिया, कुछ भी आप X Y Z मान सकते जो भी। क्वाड्रिलेटरल है तो भाई यहाँ पर 2 डायगोनल बनेंगे, एक तो ये वाला डायगोनल होगा और एक आपका ये वाला डायगोनल होगा। ठीक है, तो इसको चाहे तो आप कुछ नाम दे लीजिए, ये A है, ये B है, ये C है और ये क्या है आपका D। तो उन्होंने क्या किया, एक डायगोनल पर उन्होंने जोड़ दिया गैल्वेनोमीटर को। गैल्वेनोमीटर का मतलब क्या, जो धारा को मेजर करता है, करंट को मेजर करता है। एक डायगोनल पर क्या जोड़ दिया इन्होंने, गैल्वेनोमीटर को जोड़ दिया, गैल्वेनोमीटर को जोड़ दिया इस तरीके से। गैल्वेनोमीटर में इस तरीके से सुई होगी जो आपको क्या करेगी, करंट की डायरेक्शन को बताएगी, भाई कितना ज्यादा करंट मेजर हो रहा है। और दूसरे डायगोनल को आप ऐसे AC जोड़ेंगे तो थोड़ा अंदर से ज्यादा हो जाए, इसलिए मैं इसको ऐसे बाहर की ओर बना दे रहा हूँ। इस वाले डायगोनल पर हमने क्या जोड़ दिया, एक बैटरी को जोड़ दिया। दूसरे डायगोनल पर क्या जोड़ दिया उन्होंने, बैटरी को जोड़ दिया, 20 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया। ठीक है, एक प्लस और एक क्या है आपका माइनस। ठीक, तो यहाँ से भाई करंट चलना शुरू करेगी आई और लौट के यहाँ पर आएगी आई। जब यहाँ पर करंट जाएगी तो ये आपके 2 रास्तों में बढ़ जाएगी, एक I1 और यहाँ पर क्या हो गया, I2। तो क्या आपका व्हीटस्टोन प्रिंसिपल, इन्होंने सबसे पहले क्या किया, 4 प्रतिरोधों की सहायता से एक चतुर्भुज का निर्माण किया और इस चतुर्भुज के एक विकर्ण पर आपका धारामापी जोड़ दिया और दूसरे विकर्ण, विकर्ण मतलब A और C आप अपोजिट आप वर्टेक्स को ज्वाइन करेंगे, दूसरे विकर्ण पर उन्होंने क्या किया, बैटरी को जोड़ दिया। तो उन्होंने क्या पाया कि अगर इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होती है, अगर इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होती है तो इन्होंने पाया कि इसमें केवल तभी करंट फ्लो नहीं होगी जब इन रेजिस्टेंस का जो रेशियो है वो क्या होगा, इक्वल होगा। तब करंट फ्लो नहीं होगी। गैल्वेनोमीटर में अगर करंट फ्लो नहीं होगी तो उन्होंने क्या पाया कि P किन्हीं भी 2 कंसेक्यूटिव साइड्स का जो रेजिस्टेंस है, कंसेक्यूटिव मतलब कि क्रम से, या तो P और R लेंगे तो फिर Q और S लेंगे, क्रम से P R तो Q के बाद किसका नंबर S है। तुमने कहा सर हम इधर से इसको ऐसे नहीं ले सकते, ये भी तो क्रम में, बिल्कुल ले सकते हैं। P और Q इक्वल है किसके, R और S के, या ऐसे लिख दें, और P और R इक्वल है किसके, Q और S के। किन्हीं भी 2 कंसेक्यूटिव की बात कर लीजिए, लिखा भी वही है, R के इधर ले आया मैं, इस R के इधर ले या Q के इधर ले आया, तो यही बात बन जाएगी। बस आपको किन्हीं भी 2 क्रमागत साइड्स की बात करनी है, किन्हीं भी 2 कंसेक्यूटिव साइड्स की बात करनी है। तो अगर इन किन्हीं भी 2 कंसेक्यूटिव साइड्स के
जो रेजिस्टेंस का रेशियो है वो रिमेनिंग टू कंज्यूगेटिव साइड्स के रेजिस्टेंस के रेशियो के इक्वल है, तो इस कंडीशन में वो पाते हैं कि इसमें कोई करंट शो नहीं होते हैं। जो गैल्वेनोमीटर वो क्या होता है आपका नो डिफ्लेक्शन स्टेट शो करता है। समझ पा रहे मेरी बात को क्या व्हीटस्टोन सेतु? पहले आप थोड़ा सा अरेंजमेंट डायग्राम बना दिया है तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बस इतना लिख देना। सुनिए मेरे साथ ही, मैं उसको सुन के ही आपको याद करने की कोशिश करता हूँ। व्हीटस्टोन सेतु ने क्या किया? व्हीटस्टोन सेतु ने सर्वप्रथम 4 प्रतिरोधों की सहायता से एक चतुर्भुज का निर्माण किया। चतुर्भुज के एक विकर्ण पर धारामापी जोड़ दिया, दूसरे विकर्ण पर बैटरी जोड़ दी। तो यदि किन्हीं भी दो क्रमागत, किनकी क्रमागत, भुजाओं नहीं, भुजाओं के प्रतिरोध, याद रखिए कई बार आप ये लिख दें किन्हीं भी दो कंज्यूगेटिव साइड्स का रेशियो, ना साइड्स नहीं है यहाँ पर, साइड्स के रेजिस्टेंस है। यहाँ पर गलती बहुत होती है, अक्सर एक आप गलती करते हैं भुजाओं का अनुपात, साइड्स का रेशियो कुछ नहीं है, यहाँ पर रेजिस्टेंस का रेशियो जो कहाँ जुड़े, साइड्स पर जुड़े हैं। तो किन्हीं भी दो क्रमागत भुजाओं के प्रतिरोधों का जो अनुपात है, अगर वो शेष दो भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर है तो फिर आपके इस धारा मापी में कोई करंट फ्लो नहीं होगी। आपने क्या कहा, रेशियो बराबर है तो करंट फ्लो नहीं होगी। तो ना सर करंट फ्लो नहीं होगी तो फिर रेशियो बराबर होगा। आप किसी बात को ऐसे ही बोल सकते हैं। तो धारा मापी की संतुलन की स्थिति में हम क्या पाते हैं कि तो किन्हीं भी दो क्रमागत भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो क्रमागत भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। इतना याद रखना, मैं इसको लिखने की कोशिश करता हूँ, आप याद रखिएगा, है ना। मैं हिंदी और इंग्लिश उसमें दोनों को लिखने की कोशिश करता हूँ। क्या है आपका, मैंने क्या बताया, अगर आपका प्रतिरोधों इन रेजिस्टेंस का रेशियो इक्वल होगा तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगी, ऐसे कह दीजिए। या इसको ऐसे भी कह सकते, सर अगर करंट फ्लो नहीं होगी तो रेजिस्टेंस का रेशियो इक्वल होगा। करंट फ्लो ना होना इसका मतलब जो सुई है ना, तो ये आपकी डिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, ये कहां पर जाकर रुक गई है, ये आपकी जीरो पर जाकर रुक गई है। जीरो पर जाकर रुक गई है तो नो डिफ्लेक्शन भी कहते हैं, बैलेंस्ड भी कहते हैं, संतुलन की स्थिति कहते हैं। तो मैं इसको लिख रहा हूं, देखिए क्या होगा। व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत है, तो आप शुरुआत यहीं से करेंगे कि इन्हीं 4 प्रतिरोधों की सहायता से एक चतुर्भुज निर्माण किया जाए। ये पूरा अरेंजमेंट थोड़ा लिखेंगे, तथा एक डायगोनल पर आप धारामापी जोड़ दें, दूसरे डायगोनल पर आप किसको जोड़ दें, बैटरी पर जोड़ दें। तो क्या होगा, अगर धारामापी संतुलन की स्थिति में है, धारामापी की संतुलन की स्थिति में क्या होगा, किन्हीं भी दो क्रमागत भुजाओं, किन्हीं भी दो क्रमागत भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो क्रमागत भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है, प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। बेटा अगर अब भी आपको वीडियो क्लियर नहीं दिखते तो थोड़ा सा क्वालिटी इंक्रीज कर लीजिएगा, है ना। तो क्या लिखा हमने कि अगर भाई अगर इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है तो इसका मतलब है कि किन्हीं भी दो कंज्यूगेटिव रेजिस्टेंस का रेशियो रिमेनिंग टू कंज्यूगेटिव रेजिस्टेंस रेशियो के इक्वल होगा। मैं इसको लिख रहा हूं इंग्लिश में भी, ये आपका क्या व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत के कैसे आपको बन जाएगा, है ना। इन द case of no deflection, in the case of no deflection of galvanometer, galvanometer कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, in the case of no deflection of galvanometer, the ratio, किसका रेशियो, the ratio of resistances, रेजिस्टेंस का रेशियो कहां पर है, रेशियो ऑफ रेजिस्टेंसेस, ratio of resistances connected in two conjugative sides, किसके बराबर होगा, will be equal to the ratio के बराबर होगा, किसके रेशियो के, रेशियो ऑफ साइड नहीं, रेशियो ऑफ रेजिस्टेंसेस की रेशियो के बराबर होगा ऑफ रिमेनिंग
टू कंज्यूगेटिव साइड्स। समझ पा रहे हैं बेटा? एक बार आप खुद थोड़ा सा अपने मन में रिवाइज इसमें जरूर करिए। कंज्यूगेटिव साइड्स क्या भी टेस्ट ने क्या बताया कि अगर भाई 4 प्रतिरोधक साइड से क्वाड्रेंट बनाया जाए तो किन्हीं भी 2 कंज्यूगेटिव साइड्स के रेजिस्टेंस का रेशियो रिमेनिंग 2 कंज्यूगेटिव साइड्स के रेशियो के रेजिस्टेंस रेशियो इक्वल केवल तभी होगा जब गैरेंटर आपका नो डिफ्लेक्शन होगा। एक दूसरे की पूरक बात है, अगर रेशियो बराबर होगा तो यहाँ करंट जीरो होगी, करंट जीरो होगी तो फिर रेशियो जरूर बराबर होगा। इस बात को याद रखिए। यहाँ से भी ढेर सारे न्यूट्रल्स होते हैं। मतलब मेरे कहने का मतलब क्या है, दैट इज जनरली मैथमेटिकल फॉर्म भी इसका पूछ लिया जाता है। अर्थात हम ये कह रहे हैं कि P और Q का रेशियो अगर करंट जीरो है तो P और Q का रेशियो बराबर होगा किसके, R और S के। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि P और R का रेशियो, P और R का रेशियो होगा किसके, Q और S के रेशियो के ऊपर। और ये कोई नई बात नहीं है, मैंने इसी को थोड़ा सा ले लिया, P R इधर आया, Q इधर चला गया। तो हमने कहा सर ये होता है, एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। तो इसको हम थोड़ा प्रूव करके देखते हैं कि एक्चुअली ऐसा है नहीं। ये भी पूछा जाता है, वीट स्टोन ब्रिज का आप प्रिंसिपल लिखिए और उसको प्रूव करिए। तो ये आपको हो गया प्रिंसिपल। और अगर कोई पूछते किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है तो किरचॉफ के सेकंड लॉ पर बेस्ड है। अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाए कि किस पर वर्क करता है तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर वर्क करता है। किरचॉफ सेकंड लॉ पर बेस्ड है और किरचॉफ भी किस पर बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। तो अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाए भाई किस पर बेस्ड है, क्वेश्चन पूछे तो आप लिखेंगे किरचॉफ सर्कुटल लॉ या किरचॉफ के 3 नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है और ब्रैकेट में लिख देना ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। दो बातें, किरचॉफ सर्कुटल लॉ तो है लेकिन किरचॉफ सर्कुटल लॉ पहले से क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। तो ये आपका किस पर बेस्ड है, ये आपका बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर। मैं यहाँ पर लिख के दे रहा हूँ। इसका जो प्रिंसिपल है, ये आपका जो प्रिंसिपल है इसका, वो आपका क्या है, किरचॉफ का सर्कुटल लॉ है, किरचॉफ सर्कुटल लॉ। और इसका मतलब क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। और दोनों बातें एक साथ दी हो, केसीआर और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इसका मतलब है आप पहले कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी टिक करेंगे। इन दोनों में जो ज्यादा जरूरी इंपॉर्टेंट बात है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसका हो गया प्रिंसिपल, ये हो गया आपके निखिल ने जो बताया। जनाब इसके प्रूफ की बात और कर लेते हैं कि एक्चुअली ऐसा कैसे होता है। प्रूफ भी इसका बहुत पूछा जाता है, ठीक है। तो जब भाई किरचॉफ सर्कुटल लॉ पर ये वर्क करता, थोड़ा सा यहाँ पर किरचॉफ सर्कुटल लॉ के लिए बनाइए, है ना। तो जरा देखिए यहाँ पर I1 है, तो अब जब आप क्लोज सर्कुलर लॉ बनाने वाले तो यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे एरो बना लीजिए। ये I1 गया, हमारे हिसाब से नीचे आना चाहिए और फिर कहाँ आना चाहिए, इधर आना चाहिए। इसमें भी यही होगा। अब उसने कहा है कि यहाँ पर कोई करंट फ्लो नहीं, हमें मान के चल रहे हैं कि आपका जो गैरेंटर है वो क्या है, आपका नो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है ना। धारा मापी की संतुलन की स्थिति में, धारा मापी की संतुलन की स्थिति में हम लेके चल रहे हैं। तो हमें क्या प्रूव करना होगा, अगर धारा मापी बैलेंस्ड है, नो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है तो ये बात होनी चाहिए। अगर ये नो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है इसका मतलब कि इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रही, यानी जो I1 आई थी वो I1 इधर चली गई। अरे अगर I1 अगर इधर जाती तो फिर ये तो शो करता ना कुछ। तो इसका मतलब है कि इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रही, तो जो I1 आई वो I1 इधर चली जाएगी। इधर से जो I2 आई इधर न जाके चलिए सीधे I2 इधर चली जाएगी। जरा इसमें भी अपना रिव्यू बनाइए, क्लोज करने की कोशिश करिए। I1 इधर आया, अब बंद कर रहे हैं तो फिर तुम्हारे हिसाब से इधर आना चाहिए, ट्रायंगल को कहाँ जाना चाहिए, ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। तो एक बार इस वाले सर्किट को ले लो क्लोज्ड और एक बार इस वाले को लेकर सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। तो पहले इस वाले देखते हैं, इन क्लोज सर्किट A B D A, है ना। इन क्लोज्ड सर्किट कौन सा, A B D A, क्या हो जाएगा भाई, करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस और करंट का मल्टीप्लाई, डायरेक्शन तो सेम है तो प्लस का I1P, इधर तो कुछ है नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अभी हम ऊपर जा रहे हैं और ये कहाँ आ रहे हैं, नीचे, बात अपोजिट होगी तो माइनस I2 × Q। कि यहाँ इस वाले क्लोज सर्किट में कोई बैटरी जुड़ी है, नहीं जुड़ी तो बराबर जीरो लिख दो। कोई जुड़ी है क्या, नहीं जुड़ी है, I1 भी माइनस को इधर जाए क्या हो जाएगा, प्लस का I2Q। ये हो गई आपकी इक्वेशन। सेम चीज इसमें देख लेते हैं। सिमिलरली इन क्लोज्ड सर्किट कौन सा, BCDB, क्या हो जाएगा, I1 इधर आया, डायरेक्शन तो ठीक है, R के साथ मल्टीप्लाई कर दो, करस्पॉन्डिंग करंट और रेजिस्टेंस का मल्टीप्लाई,
अब हम कहाँ आ रहे हैं, नीचे, और ये कहाँ जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, तो डायरेक्शन हमारी मिल नहीं रही है, तो ये क्या हो गया आपका अपोजिट हो गया, तो माइनस का I2 इंटू एस करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस और करंट मल्टीप्लाई I2 इंटू एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोई सेल जुड़ी है केस में, इसमें भी कोई सेल नहीं जुड़ी, इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा बेटा। I1 R इक्वल टू जो माइनस का उधर जाके क्या हो जाएगा, अरे प्लस हो जाएगा, ये भी कोई बताने वाली बात है। हाँ ये आपका हो गया, ये आपकी क्या बन गई, इक्वेशन 2 बन गई भाई, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी मुझे लगता है, थोड़ा सा शायद स्पीड ज़्यादा है, तो आप इसको मैं चूंकि पहले बता चुका इसलिए मैं आपको थोड़ा इजीली बता रहा हूँ। तो अब आप क्या कर दीजिए, दोनों इक्वेशन डिवाइड कर दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड कर दीजिए, किससे, 2 से, 2 को डिवाइड कर दीजिए, फर्स्ट से बात हुई है। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, I1P इक्वल टू क्या है, I2Q, डिवाइड करना है किससे, सेकंड से, सेकंड क्या है आपकी I1R और इधर क्या है I2S, तो यहाँ I1 से I1 खत्म, इसने इसको गोली मार दी, ये भी खत्म, बॉर्डर के बराबर बराबर ताकतवर लोग खड़े थे, तो ये खत्म हो गए, तो ये अगर P अपॉन R बराबर क्या, Q अपॉन S, यही बात प्रूव करनी थी। इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते, Q को नीचे ले आओ, इसके जब P अपॉन Q, R को ऊपर ले जाओ, R अपॉन S, सो हेंस प्रूव। तो हम क्या मान के चले कि भाई इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रही, नहीं हुई, तो हम क्या देख पा रहे हैं, तो फिर रेशियो बराबर जरूर होगा। कैसे निकाला हमने, किरचॉफ का सबटल लॉ यूज किया, किरचॉफ का सेकंड लॉ प्रूव किया। तो बेटा अगर समझ पा रहे हैं आप, वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करिए, सब्सक्राइब भी करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए, जो ताकि इससे काफी लोगों का हित हो सके। और मैं बेशक पूरी कोशिश करूंगा पूरा का पूरा आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक सारे पूरा क्रैश कोर्स कराने का। थैंक यू बेटा।